सुनिए, आज हम लोग कोलिजन में पढ़ेंगे। ये देखो 5 फिगर है, 5 फिगर है। इसमें देखो ये पहला जो है बॉडी V1 वेलोसिटी से इधर जा रही है और ये जो है V2 से जा रही है। ये दोनों बॉडी V1 की वेलोसिटी V2 से ज्यादा है, बात समझे? तो आगे चल करके ये इससे टकराएगी। ये जो बॉडी इसमें कंटैक्ट आएगी स्प्रिंग में, दोनों में टक्कर होगा। स्प्रिंग से जब जुट जाएगी, पहले स्प्रिंग से बाहर है, ये वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी जो है V2 से ज्यादा है, ठीक है। अब ये जब आ गई स्प्रिंग के कांटेक्ट में, तो अब स्प्रिंग जो है इस पर इधर फोर्स लगाने लगा, अपोजिट पर लगाएगा ना। जब कंप्रेस करेगा तो इस पर इधर लगाएगा और इस पर इधर लगाएगा, बात समझे? लेकिन जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी तब तक ये कंप्रेस करेगा, बात समझ रहे हैं? ये V1 की वेलोसिटी फोर्स इधर जैसे टच करेगा, फोर्स लगना इधर अपोजिट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर पुश करेगा। लेकिन ये बॉडी तब तक उसको पुश करेगी जब तक कि दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाए, बात समझ रहे हैं? ये फोर्स इधर लगाएगा लेकिन फिर भी इसको ही कंप्रेस करेगी, वेलोसिटी जब तक ज्यादा रहेगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये स्थिति आएगी। ये फोर्स लगाया, अब ये स्थिति आ गई कि कंप्रेशन के बाद EVB से दोनों एक साथ चलने लगा। लेकिन ये स्प्रिंग अपोजिट पे फोर्स लगाना जारी रखेगा, आप समझे? तो ये धीरे धीरे फोर्स जो टेंथ पे F जो लग रहा है, इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, आप समझे? तो अब ये क्या होगा कि ये स्प्रिंग जब ये वेलोसिटी जब इसकी कम हो जाएगी तो ये पीछे पड़ जाएगा और ये आगे वेलोसिटी से बढ़ जाएगी। अब क्लियर हुआ? दो बॉडी जा रही है, एक इधर जा रही है, दूसरा का इधर जा रही है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे तो इससे टकराएगी ना। यही बात यहाँ पर है। ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है। V1 की वेलोसिटी जो है V2 से ज्यादा है। ये जाके कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करा आ करके इसके स्प्रिंग में टच किया, इसको अब दबाने लगेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। लेकिन ये फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स बताया कि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जब ये कंप्रेस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा और इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, आप समझे? तो अब जब तक ये जो है वेलोसिटी दोनों की बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये जो है इसको कंप्रेस करते जाएगा। और जब दोनों सेम वेलोसिटी से जब बढ़ने लगेगी तो इसका जो है कंप्रेशन बंद हो जाएगा, माने मैक्सिमम कंप्रेशन पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तब ना कंप्रेस करेगा। जब वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी तो दोनों जाएगा इधर, लेकिन स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फिर भी फोर्स लगाएगा। तो तब धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी अब कम होने लगेगी और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने लगेगी। तो ये पोजीशन जब आएगा तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये फोर्स लगा इसको इस पर इधर, इस पर इधर। इसकी वेलोसिटी जब कम हो गई तो स्प्रिंग अपना सही से साथ लेकर के ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर गया, बात समझे? तो कोलिजन में होता है क्या कि कोलिजन में तुम लोग तो यही अभी तक जानते हो कि कोलिजन में एक बॉडी को दूसरे बॉडी के टच में आना जरूरी है, अभी ना है। बट इन कोलिजन कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा, विदाउट कांटेक्ट भी कोलिजन होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ा तुम लोग, न्यूक्लियस के साथ रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल का कोलिजन न्यूक्लियस से होता है, बट वह अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं आता है, आप समझे? वो भी कोलिजन है। लिखो कोलिजन है क्या? Collision is an isolated event. Collision is an isolated event. Collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies
between two or more bodies for a short time full stop. The motion of colliding bodies ब्रैकेट में करो at least one of them ब्रैकेट बंद changes abruptly माने बहुत तेजी के साथ जो क्लाइडिंग बॉडीज है कम से कम एक पार्टिकल का, एक से ज्यादा भी पार्टिकल का चेंज कर सकता है एट लीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, चेंजेस एब्रप्टली। रिगार्डिंग कोलिजन it is worth noting that माने कोलिजन के संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। बात समझे, इसका मतलब हुआ कि कोलिजन के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इसको पहले जान लो तब इसके बाद में कोलिजन में हमने बताया। सूरज जी फिर तुम लोग मैंने बात करना काहे नहीं कम करते हो। कोलिजन में दो पार्टिकल या तीन पार्टिकल जब कोलाइड करता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। कोलाइडिंग बॉडी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड। कोलिजन को जल्दी देखता नहीं है। गाड़ी अगर टकराती है टकराते समय कोई नहीं देखता है। फॉर ए मोमेंट सेकंड में कोलिजन हो जाता है। बात समझे, कोलिजन के बिफोर और कोलिजन के बाद आदमी देखता है, कोलिजन में नहीं देखता है। बात समझे, जब बॉडी कोई कोलाइड करती है तो कोई नहीं देखता है, इतना शॉर्ट पीरियड में होता है। तुम सोच जाहिर है अपने साथी को अगर कोलिजन हो जाएगी तो हम जा रहे दीवार में अगर टकरा गए तो उसको भी हम नहीं देख पाते। तो फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी इंटरनल इंपल्सिव फोर्स काम करता है उसमें, ठीक है। कोलिजन में पहला महत्वपूर्ण बातें होगी कि बॉडी जो है कोलाइडिंग पार्टिकल्स रियल टच में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। यानी कोलाइडिंग पार्टिकल्स में इन रियल टच और में नॉट इन रियल टच। जैसे बॉल और बैट का कोलिजन होता है रियल टच में आता है, व्हीकल का कोलिजन होता है रियल टच में होता है। बट कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट भी कोलिजन होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि कोलिजन में जो कोलाइडिंग बॉडीज है उसका मोशन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर अलोंग द सेम लाइन है, कोलिजन के पहले ये बॉडी जो है जिस लाइन पर थी, कोलिजन के बाद भी ये कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद भी अगर इसी लाइन में ये बॉडी मूव करती है तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। एक लाइन में पीछे या आगे बॉडी का मोशन अलोंग द सेम लाइन होता है तो दैट कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की कोलिजन में हमने कहा कि लार्ज इंटरनल इंपल्सिव फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स अकाउंट नहीं होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो ये काउंट नहीं होता है। तो अब सोचो कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है,
कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो कोलिजन में मोमेंटम जो है पार्टिकल का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तीसरा पॉइंट हुआ, लिखाएंगे हम सब पॉइंट पर समझ लो। चौथा पॉइंट जो कहता है कि कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन होगा कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है यानी सेम रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, नॉट ड्यूरिंग द कोलिजन, मैं ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं कर रहा हूं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अगर कोलाइडिंग बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है तो दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन, उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। आप समझे? तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, दोनों में रहेगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों में रहेगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक एक वर्ड है, नहीं कि इन अलग कर दोगे इलास्टिक अलग कर दोगे, इलास्टिक और इन इलास्टिक, बात समझे? तो इलास्टिक लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो और इन इलास्टिक हो। लीनियर मोमेंट क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होता है दोनों में से किसी में, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। कुछ किताब में लिखा हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम इन द इलास्टिक कोलिजन या रिमेन्स कंजर्व इन द इलास्टिक कोलिजन, बट ये लिखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहता, ठीक है, रिमेन्स सेम इन द इलास्टिक कोलिजन। अगला पॉइंट होगा कि इन कोलिजन इफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स नॉट सेम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा, तो वैसे कोलिजन को कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। बात समझे? तो काइनेटिक व्हाट इज, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ये तो अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में है। काइनेटिक एनर्जी जो है वह बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर सेम रहता है तो दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, अगर सेम नहीं रहता है तो वह इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यानी इन इलास्टिक कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडीज जो है उसमें हीट के रूप में माने डिफरेंट एनर्जी के रूप में टकराने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ये बॉडी जो है इस बॉडी से टकराई और टकराने के बाद दोनों एक साथ चल दी। बात समझे? यानी स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद सेम वेलोसिटी। अगर बुलेट इस गोली में, इस लकड़ी के वुड में बुलेट लगा और बुलेट सहित लकड़ी चल दी, वुड जो है बुलेट सहित चल दी, तो दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद सेम वेलोसिटी, दैट कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस कर जाता है, जितना लॉस होना चाहिए मैक्सिमम लॉस कर जाता है, कंप्लीट लॉस नहीं होता है, मैक्सिमम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझे कि कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन क्या है, हेड ऑन कोलिजन क्या है। अगर मोशन अलोंग द सेम लाइन नहीं रहता है, कोलिजन के बाद जो है एक बॉडी इधर चल दी या दूसरा बॉडी इधर चल दी, if the motion of the colliding bodies before the collision and after the collision not along the same line, that collision is known as oblique collision। oblique collision उसको बोलते हैं। और oblique collision में अगर प्लेन में किसी प्लेन में कोलाइड बॉडी रह गई, एक इधर चल दी एक इधर चल दी, एक ही प्लेन में, तो वह 2 डायमेंशनल होगा।
वन डायमेंशनल अलोंग द लाइन, उसी लाइन पर आगे पीछे कोलाइड करके रह गई, हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। अगर एक प्लेन में कोलाइड करके बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी तो टू डायमेंशनल कोलिजन। अगर बॉडी विस्फोट करके स्पेस में कोई इधर कोई इधर कोई इधर चला गया, दैट विल बी कोलिजन इन थ्री डायमेंशन। आप समझे? तो उसको कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन, जो एक लाइन में नहीं है। तो दो बॉडी के बीच में जो कोलिजन होता है वह न परफेक्टली इलास्टिक होता है और न परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। आप समझे? तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं इम्परफेक्ट कोलिजन या सेमी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है? तो सेमी इलास्टिक कोलिजन जब आया, यानी ना परफेक्टली इलास्टिक हुआ और ना परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, तो वैसे कोलिजन को डिस्क्राइब करने के लिए एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, यह होता है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है? यहां तक पहले अब लिखो, तब हम आगे बताते हैं। लिखाते हैं, इतना बात तो समझ गया। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? बताओ तो, इलास्टिक कोलिजन क्या है? सेम रहेगा, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं। ये वर्ड नहीं लिखना है, बता रहे बहुत सारे किताब में मिलेगा कि इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक एक नहीं, इन और इलास्टिक माने इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है? इन इलास्टिक एक वर्ड लिख देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। ये वर्ड है कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वह सेम नहीं रहता। तो लिखो, लिखा है रिगार्डिंग द कोलिजन इट इज वर्थ नोटिंग दैट पॉइंट नंबर 1, in collision colliding bodies may or may not come in real touch, may or may not come in real touch. For example, collision between bat and ball, ब्रैकेट में कर दो रियल टच, एंड collision of alpha particle with nucleus, collision of alpha particle with nucleus, ब्रैकेट में कर दो इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, in Rutherford scattering experiment, not come in real touch, not come in real touch. Rutherford scattering experiment, not come in real touch. Point number 2. Point number 2. In collision, if colliding bodies
in collision if colliding bodies moves along colliding bodies move along same line before and after the collision comma before and after the collision comma the collision is known as head on collision or collision in one dimension. Collision in one dimension. If colliding bodies इसी में लिख लो if colliding bodies इसी में हाँ if colliding bodies before and after the collision not in same line the collision is known as oblique collision. Oblique O-B-L-I-Q-U-E oblique collision. O-B-L-I-Q-U-E oblique collision. Point number 3. In collision large internal impulsive force हाँ चाहे इंटरनल लार्ज कर सकते हो कोई बात नहीं है इंटरनल फोर्स एक्स among the colliding bodies comma external forces are not computed एक्सटर्नल फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फ्रिक्शनल फोर्स है वो काउंट नहीं हो गया है। जब एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट कंप्यूटेड हाँ कंप्यूटेड कंप्यूटेड लिखो ना चाहे काउंटेड में लिखो ना माने उसकी गणना नहीं की जाती है। कंप्यूट मीन्स होता है कि उसकी गणना नहीं की जाती समझे जब एक्सटर्नल फोर्स की हम गणना नहीं करते हैं एक्सटर्नल फोर्स नॉट कंप्यूटेड इट मीन्स कि लीनियर मोमेंटम ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट कंप्यूटेड हेंस इन कोलिजन ब्रैकेट में कर दो आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक ब्रैकेट में कर दो आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक linear momentum
linear momentum remains conserved. Remains conserved. माने that is नीचे लिख लो कि m1 e1 जोड़ m2 e2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। माने m1 m2 दो पार्टिकल है, शुरू में वेलोसिटी e1 e2 थी, टकराने के बाद v1 v2 हो गई, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हो गया m1 e1 प्लस m2 e2, आफ्टर कोलिजन हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अगला चौथा हाँ लिखो अगला है कि इन इलास्टिक कोलिजन इन अलग वर्ड इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी before the collision and after the collision remains same। Before collision and after the collision remains same। अगला पॉइंट, if kinetic energy, हाँ अगला पॉइंट, if kinetic energy before collision and after collision are not equal, the collision is known as before collision and after collision are not equal, the collision is known as क्या? Inelastic collision। Inelastic collision। Inelastic collision। अगला पॉइंट, inelastic collision अगला पॉइंट, inelastic collision if the colliding bodies stick together and moves with same velocity, stick together एक दूसरे के साथ सट जाता है और moves with same velocity, the collision is known as perfectly inelastic collision। Stick together and moves with same velocity, the collision is known as perfectly inelastic collision। Perfectly inelastic collision। In this case, maximum possible kinetic energy losses। In this case, maximum possible kinetic energy losses। मैक्सिमम पॉसिबल जितना संभव सकेगा लॉस करेगा, कंप्लीट लॉस नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इन इनइलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी लॉसेस। अगला पॉइंट है Sir, in this case, maximum possible kinetic energy losses। maximum possible
पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी लॉसेस। अगला पॉइंट, कोलिजन बिटवीन रियल बॉडीज, कोलिजन बिटवीन रियल बॉडीज, कोलिजन बिटवीन रियल बॉडीज is neither perfectly elastic, is neither perfectly elastic, is neither perfectly elastic, neither perfectly elastic, or nor neither perfectly elastic nor perfectly inelastic. Neither perfectly elastic nor perfectly inelastic. Nor. Such collision is known as semi-elastic, or imperfect collision. Semi-elastic or imperfect collision. Such collision is described, इसी में such collision is described by a dimensionless physical quantity, dimensionless physical quantity called coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Dimensionless physical quantity called coefficient of restitution. Coefficient of restitution E is equal to, ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन या सेपरेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट विल इक्वल टू V2 माइनस V1 बटा में V1 माइनस V2। और परफेक्टली इलास्टिक लिख लो पड़े यहाँ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E is equal to 1, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हो जाएगा, अगर E1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
velocity of approach perfectly इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है और जब ये 1 हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू दिस यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन in case of perfectly inelastic collision E is equal to 0 E is equal to 0 यानी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0 यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 मतलब कि बोथ बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट एंड दे स्टिक टुगेदर मूव्स विद सेम वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब जहां पे कोलिजन बस सेपरेट होता है ये बॉडी जो है इससे टकराई टकराने के बाद दोनों सट गए या चल दिए एक साथ दोनों का पाथ डिफरेंट हो जाता है कोलिजन में तो उस इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी परफेक्टली अगर इलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू सेम हो जाएगी कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी सेपरेशन का था अप्रोच का था कोलिजन के बाद सेपरेशन की वेलोसिटी दोनों बराबर हो हैं उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन आप समझे जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप समझे उसको बोलते लिख लो इस पॉइंट लिख लो अगला पॉइंट when velocity of separation is equal to velocity of approach in one dimensional collision when velocity of separation is equal to velocity of approach धीरे धीरे बोलिए in one dimensional collision when velocity of separation is equal to velocity of approach ब्रैकेट में लिख लो no matter what masses of the bodies मास कितना भी हो no matter what masses of the bodies ठीक है ब्रैकेट बंद तो velocity of separation is equal to velocity of approach this is called Newton's law of elastic collision Newton's law for elastic collision Newton's law for elastic collision अभी तक कोलिजन के बारे में कोई बता देगा कि हम क्या कहें संक्षेप में माने उसका जो होता है क्या बोलते हैं उसको समरी कोई बता सकता है स्टूडेंट अपने बारे में कहा ना दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं देखो माने एट ए ग्लांस जो है कोलिजन यही है बात समझे अब इसके बाद हम आएंगे कि इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी उसका आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे या इन इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होता है हमने बोला ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होता है तो कितना लॉस करता है उसका हम जब स्टेटमेंट हम डिराइव करेंगे तो कितना होता है और इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी लगती है इसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे लेकिन मेन कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन क्या है इनइलास्टिक कोलिजन क्या है हेड ऑन कोलिजन क्या है ऑब्लिक कोलिजन क्या है काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व रहता है नहीं रहता है मोमेंटम किसमें कंजर्व रहता है मेरा इतनी बात तो सारी जानकारी हो गई
इसमें कहीं कंफ्यूजन है? सर कोलिजन आइसोलेटेड इवेंट से भी कंसीडर किया जाता है। वही तो बात पता है। उस आइसोलेटेड इवेंट इसलिए कहा था कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होता है। व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड, आप समझे, इट मींस कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और उसमें जो है कहीं मास क्लोज्ड हो गया तो मास में चेंजिंग नहीं है। आइसोलेटेड इवेंट इसीलिए जो कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव फोर्स उसमें काम करता है इंटरनल, और इसलिए लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। बात समझे? तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट हमने लिखाया है उस स्टेट में। हमने फर्स्ट लाइन लिखा है कि कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट अमंग द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। उसमें उस कोलाइडिंग पार्टिकल्स में या बॉडीज में एट लीस्ट वन ऑफ देम, मोशन जो होता है बॉडीज का एट लीस्ट किसी एक का कम से कम चेंजेज एब्रप्टली। बात समझे? कोलिजन में बॉडीज जो है कम्स इन रियल टच और नॉट, दोनों पॉसिबिलिटीज है। दोनों का एग्जांपल मैंने लिखाया। तो कोलिजन का मेन पार्ट अभी इतना। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बोले। सर बिना टच में आए हुए कोलिजन वाला केस क्या होगा? आपने लिखा है कि कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ न्यूक्लियस इन रदर फोल्ड स्कैटरिंग में पड़ा, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आया एक दूसरे को लेकिन नहीं साथ पाता है क्योंकि रिपल्सन होता है। बात समझे? तो वो भी कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन में अगर पार्टिकल चेंज कर जाती है, केमिस्ट्री तो लोग पढ़ा होगा कि कोलिजन होता है ना, माने रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में नया पार्टिकल बन जाता है, दैट इज आल्सो कोलिजन। द इन कोलिजन इफ पार्टिकल चेंजेस दैट इज नोन एज रिएक्शन। सर मतलब दो पार्टिकल्स आके अगर मर्ज कर जाएगा तो कोलिजन, मर्ज कर तो भी कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक हुआ ना। तो कोलिजन में अगर पार्टिकल चेंज कर गई दैट इज द रिएक्शन, अब पार्टिकल चेंज नहीं करते दैट इज स्कैटरिंग। आप समझे? तो दैट इज द कोलिजन। हम अब आते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन। सर हम लोग कोलिजन कितने डायमेंशन से करना है? सिर्फ 1D में क्या 3D में करना? कोलिजन हम लोग को 3 डायमेंशन में करना है कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1D पढ़ना है। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल में 2 डायमेंशनल कोलिजन आएगा, ऑब्लिक कोलिजन आएगा, कुछ सकता है। वही पार्टिकल यहाँ से टकराई और चल दी उधर, दीवार से टकराई फिर आप चल दी उधर। बात समझे? वो बता देंगे। तो ये हमारा 1D इलास्टिक कोलिजन। इसमें सपोज कि एक मास है m1, इसकी वेलोसिटी है e1, दूसरी बॉडी है m2 और इसकी वेलोसिटी है u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, सुनो, लेट ए बॉडी ऑफ मास m1 moves with velocity e1 and other body m2 moves with velocity u2 and both moves along the same direction such that e1 is greater than u2। अगर एक ही लाइन में m1 और m2 दो बॉडी जा रही है, e1 इससे ज्यादा है तो कहीं जाके टकराएगी। आप समझे? तो ये इस पोजीशन में आ गई, ये टकराने के बाद वेलोसिटी हुई और टकराने के बाद जो है ये आ गया, ये हो गया v1 और ये हो गया v2 और ये हो गया v1। ठीक है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। आप समझे? दो बॉडीज है जिसका मास m1 और m2 है और दोनों e1 और u2 से अलोंग द सेम लाइन मूव कर रही है। इनिशियली माने कंडीशन है e1 इज ग्रेटर देन u2। अगर e1 u2 से कम हो जाएगी तो नहीं टकराएगी। तो e1 इज ग्रेटर देन u2, आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कंजर्व, हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है,
तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व इसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 और इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 और माइनस u2। इसको उस साइड में लिए और v1 को इस साइड में ला दिए। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बिफोर कोलिजन मोमेंटम हो गया, ये दोनों इस पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। इसको लिख सकते हो ये बिफोर कोलिजन और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहा। अब दूसरा हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन में कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। तो बिफोर कोलिजन हमारा काइनेटिक एनर्जी पहला हमने कहा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होता है तो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या, पहले जो मोमेंटम था बाद में वही होगा। तो ये दो पार्टिकल m1 e1 से जाते, इसका मोमेंटम हो गया m1 e1, इसका मोमेंटम हो गया m2 e2। बिफोर कोलिजन m1 e1 प्लस m2 e2 दोनों बॉडी का मोमेंटम हो गया। आफ्टर कोलिजन ये v1 v2 से चला, तो इसका हो गया कितना m1 v1 और प्लस m2 v2। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। अब दूसरा उसमें इलास्टिक कंडीशन बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों सेम रहेगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, इसमें क्या हो जाएगा हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, और दैट विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। नहीं, अब इसको हम इस साइड में लाते हैं हाफ m1 e1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर और माइनस u2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। लिख लो लिखने का बचा के लिख लो। देख के छोड़ दो। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी किसकी v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना होगा। जब प्रॉब्लम बनाएगा ना तब उसमें क्या सर लिखे तो नहीं थे कॉपी में, तब उसे क्या सर पढ़ाए थे हम तो लिखे नहीं हैं। कॉपी में खोज तो हमको दिखाना पड़ता कि यहाँ पर लिखो, अब लिखता भी नहीं है तो कहाँ से कॉपी मिलेगा। तुम लोगों को जानते हो 12th वाला में छड़ी लेकर के तुम लोगों को काला याद कराना पड़ेगा। यस सर यस सर। इस देखो मैक्स हम होता है क्या ना 10th और 11th के बाद बहुत बड़ी गैपिंग होती है। अब समझे 10th में एक इतनी पतली किताब में सब चीज पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है। जब आता है 11th में एक एक चैप्टर इतना बड़ा मिलेगा। तो जो लड़का स्टूडेंट स्ट्रगल करके उसमें भिड़ जाता है वो कंप्लीट कर ही जाता है कहीं ना कहीं। 70% लड़के नहीं पढ़ पाते हैं
बताते हैं तुमको। थोड़ा सा स्ट्रगल करके इसमें जो है जो पढ़ गया जो सीख गया वो निश्चित रूप से कहीं निकाल लेता है। इसलिए ये स्ट्रगल का तुम लोगों का फेज है, समझे। एक बार अगर कि गाड़ी जो है ना पट्टी पर आ जाती है ना तो दौड़ने लगती है, लेकिन पटरी पर लाना ही मुश्किल होता है। कौन पूछेगा कि सर इसको लिख लें, अरे हम नहीं कहें इम्पोर्टेंट तुमको अगर लगता है कि भूल सकते हैं तो नोट डाउन। पढ़ाई होती है कॉपी कलम लेकर के। अगर मान लीजिए हम बातें बोल रहे हैं तो अगर हम नहीं भी लिखा है, तुमको लगता है कि नहीं हम भूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन लगता है, तो उसको नोट डाउन अपने से नोट कर लेना चाहिए। क्या हो साहिल, वो कंजूसी करता है लिखने में और इसीलिए वो फास्ट नहीं लिख पाता है। तो शुरू से ही लिखने में वो कंजूसी किया है। जो लिखने का आदत नहीं डालेगा तो उसको फास्ट कैसे लिखेगा। हम 30 वालों को एक दिन पढ़ाए तो कंजर्वेशन ये सेंटर ऑफ मास और कोलिजन सब एक ही दिन पढ़ा दिया। कह रहा होगा सब नहीं उतना तेजी से लिख पाया। बाद में जब करने लगा तो डिलीट हो गया, सेव करने लगा सब तो डिलीट हो गया। हाँ तो चलो देखो ये जो है बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में दोनों रहता है सेम। तो अब ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से भाग दो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 तो कितना हो जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कितना होगा। अब देखो ये m1 कट जाएगा, ये तो हाफ इजे से कट जाएगा। m1 कट जाएगा और v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर e1 माइनस v1 e1 प्लस v1 होगा ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। a माइनस b कट जाएगा, क्या बचेगा खाली a प्लस b बचेगा। बचेगा ना। तो इसको हम लिख दें e1 प्लस v1। कोई गलत होगा? नो सर। इसमें इसको हम भाग देंगे तो इतना आएगा ना। यस सर। किसी को कंफ्यूजन है तो बोले। नो सर। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 प्लस u2। यानी u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 है। ऐसा क्यों लिखे? कैसे लिखिए, हम ऐसा लिखे नहीं, डिमांड करें कि आपको यही लिखना होगा। अब इसमें सुनो, इसमें इसको भाग दोगे तो ये m1 कट जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये a माइनस b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b होगा। तो a माइनस b कट जाएगा, a प्लस b हमने लिख दिया। पूरा क्लियर? तो अब ये जो है e1 माइनस e2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको तो क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसी को हम क्या लिखाए थे, क्या कहलाता है न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। इन 1D इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज कॉल्ड Newton's law for elastic collision. No matter what is the mass, इसमें मास कहीं नहीं आया। मास कितना भी हो, m1 और m2 की वैल्यू चाहे जो भी हो, हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
यहाँ पे उसको डील कर सकते हो कि दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर नीचे लिख सकते हो हैं कि नो मैटर व्हाट इज द मासेस ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज दिस स्टेटमेंट इज नोट, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं 3। अब इक्वेशन आप देखो लिख लिया सब, वो तो नहीं लिखा होगा, पीछे नहीं लिखा होगा, जो जिसका नाम है साहिब लिख लिया, वो लिख लेगा तो सब लिख लेगा, वो बहुत स्लो लिखता है। लिख लिया। हम शिकायत नहीं करते हैं तुम्हारा, मैंने हम लोग कहते हैं कि सुनता है बोलता काम है क्या हो। हाँ चलो ठीक है, ये पहले ये लिख लेगा तो इसका पहले सब लिख लेगा, इससे शुरू कोई नहीं लिखा। ये तो सुनो जी, अब ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमको मेनली क्या इसमें निकालना है कि आफ्टर द कोलिजन V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब 1, 2, 3 से हमको निकालना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 में M2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से घटा दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by M2 and subtracting from equation number 1, multiplying equation 3 by M2 and subtracting from equation नंबर 1। सर M2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? M2 से इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे घटा के कब हमारा V1 आएगा तो आ जाएगा, लेकिन करने के M2 से मल्टीप्लाई करने को स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक क्या है, कुछ कटेगा उसमें कट जाएगा। हमको होता है नहीं इक्वेशन नंबर 1 2 लिखे, अगर बराबर करना है तो कहीं कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं होता है। इक्वेशन 1 लिखे 2 लिखे, अब ऊपर में 4 है और नीचे में 3 है, तो या तो ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये को हमारा टर्म्स कट जाएगा, बात समझे। तो इक्वेशन नंबर 3 में M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम रिजल्ट लिख दें कि इसको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट तुम लोग करो, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को M2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को M2 से मल्टीप्लाई करके और उसको घटा करके देखो कितना आता है। हम ही करते हैं। ये सर तू लोग कुछ करेगा, तू लोग लिखो, प्रैक्टिस किसे करेगा? क्या हुआ अभिनय, मैथमेटिक्स तुम्हारा कमजोर तो नहीं है? तो गुना ऐसा थोड़ा भी गुना नहीं जानता है। अच्छा देखो हम करते हैं, उसको पहले हमको बताओ कि M1 U1 माइनस M1 कौन है, V1 है, V1 है, M1 V1, ठीक है। इसके बाद दैट विल बी इक्वल टू M2 V2 और M2 माइनस M2 U2, यह है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 में हम M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 U1 माइनस M2 U1, M2 U2 इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 V1, ये होगा ना। अब सब्ट्रैक्ट करना है, चिन्ह बदल दें,
देखो जी, ये इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारा है, देखो और ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, एक नंबर में से इस 2 नंबर को हम घटा देंगे, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा m1 माइनस m2 e1, ठीक है। और इसके बाद होगा क्या, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, m2 u2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो m2 u2 और प्लस m2 तो माइनस प्लस हो गया है, घटाया है ना, तो ये हो गया प्लस 2m2 u2, समझिए। ये इसको देखिए इधर, ये हमारा e1 e1 m2 e1, तो कितना हो गया, e1 बाहर निकल गया, m1 माइनस m2, और ये जो है हमारा इस साइड में आया तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 u2 और प्लस m2 u2, 2m2 u2 दैट विल बी इक्वल टू, e इधर चला आया तो m1 भी इधर चला आया, तो ये m2 v2, तो क्या हो जाएगा m1 v1 अब प्लस m2 v1, यानी इसको हम लिखेंगे m1 प्लस m2 v1, ठीक है। तो ये हमारा v1 इक्वल टू हो गया m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m2 e1 और प्लस 2m2 बटा में m1 प्लस m2 e2। वेलोसिटी जो होगा v1 की वैल्यू इतनी होगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 e1 प्लस 2m2 बटा में m1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अब v2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कहते हैं, इसमें m2 से मल्टीप्लाई किए और 1 से सब्ट्रैक्ट किए। अब इक्वेशन नंबर 3 में m1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में जोड़ देंगे, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन नंबर दे दो 4, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by m1 and adding to equation 1 we get इसका रिजल्ट लिख देते हैं, उसी जिस तरह से लिखे घटाएंगे ना, उसी तरह से m2 से m1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, तो हमारा रिजल्ट आएगा v2 इज इक्वल टू 2m1 बटा में m1 जोड़ m2 e1 प्लस m2 माइनस m1 बटा में m1 प्लस m2 e2। ये देखो याद करने का तरीका, इसको याद कर, अगर याद होगा तो प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी और जल्दी बनेगा। ये v1 और v2 फर्स्ट वेलोसिटी के आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या हुई, सब में देखो e1 e2 e1 e2 चारों में है। तो v1 निकालने के लिए भी जो है हेलो 6 बजे तक क्लास है। तो ये जो है याद करने का हम लोग बता रहे हैं, ये e1 और e2 इसमें भी e1 और e2, ठीक है। m1 प्लस m2 सब में चारों में नीचे। ये याद करना है कि v1 मान लो कि m1 m2 पार्टिकल दिया हुआ हो, अब कहे कि कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी,
आप समझे? अब मे बी की पार्टिकल एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब तो दिमाग तो कुछ अपना खत सब रटे रटाया काम नहीं चलेगा। एक पार्टिकल इधर से आ रही है, एक पार्टिकल इधर से आ रही है। तो अगर इधर वाले की पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हारा प्लस होगा, तो इधर वाले की वेलोसिटी हम इनटू, अगर m1 लेंगे इधर से तो e1 प्लस होगा तो e2 माइनस हो जाएगा। आप समझी? अब ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये चारों में देखो नीचे EV m1 m2 है, EV m1 m2 है, EV है और EV है। चारों V1 और V2 में चारों में नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। और ऊपर में जो है ये m1 माइनस m2, तो ये जो है अब देखो ऊपर में m1 माइनस m2, थोड़ा सा सोच करके दोनों स्टेटमेंट को अगर याद करो तो अच्छा रहेगा। तो निकालना है तो निकलवे करो, कैलकुलेट करके निकालना हो तो निकल ही जाएगा। थोड़े हमने तो कैलकुलेट करके निकाला है, लेकिन तुमको निकालने में अब कैसे m2 से मल्टीप्लाई किए और उसमें से 1 में से घटाए। यहाँ हमने m1 से मल्टीप्लाई किया और 1 में जोड़ा, जोड़ने के बाद ये आया। ठीक है, तुम लोग को जाकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस सर। हैं और इसके बाद ये फार्मूला जो V1 m1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2, ये जो है इसका डबल m2 का डबल, ठीक है। और इसमें जो है फिर ये जो 2m2 था, फर्स्ट में 2m1, लास्ट में उसमें 2m2 था, V2 वाला में 2m1। और ये अगर यहाँ पर हम माइनस कर दें तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। क्योंकि प्लस प्लस सब में इसलिए प्लस लिखने का कि याद रखने में सहूलियत होगी, हमने m2 माइनस m1 कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या आएगा कि m1 बराबर m2, यानी जो प्रोजेक्टाइल है और जो टारगेट है जो टकरा रहा है दोनों का मास बराबर है, ठीक है। पहला केस होगा कि when m1 is equal to m2, उस स्थिति में v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा कंडीशन होगा, पहला होगा केस फर्स्ट, when m1 is equal to m2, और दूसरा होगा केस सेकंड, when ये मतलब कि दो पार्टिकल, दो गोली, शीशे की गोली जो होती है दोनों का मास बराबर है और टकराया, उस स्थिति में क्या होगा कंडीशन, V1 V2 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा का होगा कि m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, माने प्रोजेक्टाइल इज मैसिव। प्रोजेक्टाइल इज मैसिव का मतलब कि ट्रक में साइकिल जाके धक्का मार दिया, उस स्थिति में क्या होगा, या दीवार में कोई आके धक्का मार दिया। आप समझे? तो ये वैल्यू m1 से बहुत बड़ी है। तो उस स्थिति में साइकिल की स्थिति क्या होगी और ट्रक की स्थिति क्या होगी। आफ्टर द कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी और साइकिल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और केस थर्ड में when ये हमारा जो होगा ये टारगेट हो गया मैसिव, इसमें जब प्रोजेक्टाइल मैसिव हो जाएगा यानी m1 की वैल्यू m2 से बड़ी हो जाएगी। यानी साइकिल में जाकर ट्रक धक्का मार दिया, साइकिल जा रहा था पीछे से ट्रक धक्का मार, तो उस समय साइकिल की वेलोसिटी क्या होगी और ट्रक की वेलोसिटी, बात समझे? अब ये 2-3 कंडीशन है, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन अगले क्लास में हम डील करेंगे। हाँ, ये जो हम V1 V2 निकाले हैं, सुनो जी,